हेलो गाइस एंड वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हिस्ट्री ऑफ द क्लब्स में आपका स्वागत है। मेरी जर्सी देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन से क्लब की बात करने वाले हैं। जी, आज हम बात करेंगे यूवेंटस की। कैसे इस क्लब का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से हिस्ट्री रही है यूवेंटस की, अर्ली ईयर्स कैसे थे, पोस्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ इस क्लब में, रीसेंट हिस्ट्री में क्या हुआ, काल्चोपोली स्कैंडल, सारी चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम इटालियन फुटबॉल की बात करें तो सीरिया जीतने के टर्म्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब जो है वो है यूवेंटस, जिन्होंने एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो 36 सीरिया टाइटल्स जीते हैं और 21 टाइम्स उन्होंने रनर्स अप फिनिश किया है सेकंड प्लेस पे। अगर आप गौर से देखेंगे तो यूवेंटस की जर्सी पे 3 स्टार होते हैं, 1, 2 और 3, और एसी मिलान और इंटर मिलान की जर्सीज पे सिर्फ एक स्टार है। जब आप 10 लीग टाइटल्स जीतते हैं तब आपको 1 स्टार जो है आप वो लगा सकते हैं। तो 30 जो है उससे ज़्यादा टाइटल्स जीत चुकी है यूवेंटस, इसलिए 3 स्टार है उनकी जर्सी पे। यहीं पे अगर हम एसी मिलान की बात करें तो उनके 19 सीरिया टाइटल्स हैं और इंटर मिलान के भी 19 सीरिया टाइटल्स हैं। तो दोनों टीमें अगर एक सीरिया टाइटल जीत जाएंगी तो उनके भी जर्सी पे एक स्टार और जुड़ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक फुटबॉल यूवेंटस कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो यूवेंटस जो क्लब है वो इटली के ट्यूरिन शहर में बेस्ड है। ट्यूरिन जो है इटली के नॉर्दर्न हिस्से में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है ये अगर हम बिजनेस और कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें इटली के लिए। तो 1897 में स्थापना हुई थी यूवेंटस फुटबॉल क्लब की। इसका इनिशियली नाम रखा गया था स्पोर्ट क्लब यूवेंटस। एक स्कूल था ट्यूरिन में, मैसिमो दी अजेलियो लिचियम, जिसके 2 स्टूडेंट्स यूजीनियो कन्फारी और एनरिको कन्फारी, इन दोनों स्टूडेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्पोर्टिंग क्लब यूवेंटस की फॉर्मेशन में। और 2 साल बाद स्पोर्टिंग क्लब यूवेंटस जो है उसका नाम चेंज करके फुटबॉल क्लब यूवेंटस रख दिया गया। अपने फॉर्मेशन के 3 साल बाद यानी 1900 में, सन 1900 में इटालियन फुटबॉल चैंपियनशिप ज्वाइन करता है फुटबॉल क्लब यूवेंटस और 11 मार्च 1900 को वो अपना पहला इटालियन फुटबॉल चैंपियनशिप का मैच खेलते हैं, जिसमें उनको 1-0 की डिफीट का सामना करना पड़ता है टोरिनीसी से। 1904 में एक बिजनेसमैन होते हैं मार्को अमोने मार्सन, जो थोड़ा सा पैसा इंजेक्ट करते हैं और फाइनेंसेस जो है यूवेंटस के वो रिवाइव करते हैं। इससे एक फायदा होता है कि जो ट्रेनिंग फैसिलिटी होती है, उस टाइम पे जो यूवेंटस की टीम थी वो पियाज़ा दे आर्मी में ट्रेन कर रही थी, वहां से उनको शिफ्ट करके एक बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी जो कि वेलोड्रोम उम्बर्तो में थी वहां शिफ्ट किया गया। इस पीरियड में यूवेंटस के जो जर्सी कलर्स थे वो पिंक और ब्लैक थे और 1905 में यानी 1905 में पहली इटालियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीतती है यहाँ पे यूवेंटस। और 1905 इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट ईयर है यूवेंटस की हिस्ट्री में क्योंकि उन्होंने अपनी पहली इटालियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। यहाँ पे यूवेंटस अब अपनी फुटबॉल वेलोड्रोम उम्बर्तो 1 स्टेडियम में खेलने लग गए थे फुल टाइम, और उन्होंने अपना किट का कलर अब ब्लैक एंड व्हाइट पे शिफ्ट कर लिया था, पिंक और ब्लैक से। तो ये जो आइकॉनिक आप यूवेंटस का कलर देखते हैं, जो ये यूवेंटस की जर्सी है ब्लैक एंड व्हाइट, ये तभी जो है डिसाइड किया था 1905 में इटालियन चैंपियनशिप जीतने के समय कि अब जो है हम ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न की जर्सी पहन के खेलेंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स हैं ये इंग्लैंड की टीम नॉर्ट्स काउंटी से इंस्पायर होकर यूवेंटस ने अपनी जर्सी में इनकलकेट किया था। अब 1906 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है यूवेंटस की हिस्ट्री में। कुछ लोगों को यूवेंटस के स्टाफ में लगता है कि यूवेंटस एक बड़ा क्लब बन सकता है अगर इसको ट्यूरिन से जो है बाहर निकाला जाए और कहीं और इसको बेस किया जाए। लेकिन उस समय जो यूवेंटस के प्रेसिडेंट थे एल्फ्रेड डिक, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा नहीं, जो यूवेंटस क्लब है, फुटबॉल क्लब यूवेंटस है, ये तो ट्यूरिन में ही रहेगा, वरना जो स्पिरिट है उस क्लब की उसका आप खंडन कर रहे हैं और यहाँ से जो है चीज़ों की शुरुआत हुई है और ट्यूरिन में ही हमको जो है क्लब को बेस्ड रखना चाहिए। तो इससे वो काफ़ी नाखुश थे, काफ़ी लड़ाई हुई और एल्फ्रेड डिक जो है वो अलग हो गए यूवेंटस से और उन्होंने अपना एक क्लब फाउंड किया जिसका नाम है टोरिनो। तो यहाँ पे ट्यूरिन में अब 2 क्लब हो चुके थे, फुटबॉल क्लब यूवेंटस और टोरिनो, और यहाँ से शुरुआत होती है डार्बी डेला मोले की, जो आज हम देखते हैं यूवेंटस और टोरिनो का जो मैच होता है बहुत ही एक फेयर्स लोकल डार्बी होती है, उसकी शुरुआत जो है 1906 में हुई थी। अब क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट हुआ है तो यूवेंटस और टोरिनो दोनों के लिए एक स्टेडी रीबिल्डिंग का फेस आता है और उसके कुछ सालों बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और मोस्टली यूरोप में जो फुटबॉल है उस दौरान नहीं खेली जाती है, सस्पेंड हो जाती है। अब 1923 में एक बहुत बड़ी चीज होती है यूवेंटस के लिए, जो आप कह सकते हैं कि उनके आने वाली हिस्ट्री को शेप करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाली थी। फिएट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एडवार्डो एग्नेली क्लब के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं 1923 में और उसके 1 साल पहले 1922 में यूवेंटस के एक नए स्टेडियम का भी इनॉग्रेशन होता है।
और अग्नेली के यूवेंटस में आने से बहुत ज्यादा फायदा होता है क्लब को। वो अपना सेकंड लीग टाइटल जीत जाते हैं 1925-26 में, जब उसका नाम होता था प्राइमा डिवीजियोने। फाइनल में यूवेंटस एल्बा रोमा को हराती है एक 2-लेगड फाइनल में, जिसमें एग्रीगेट स्कोर होता है 12-1। एल्बा रोमा वन ऑफ द 3 क्लब्स था रोम में बेस्ड, जो मर्ज होकर 1928 में फिर एएस रोमा बन गए। उसकी बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे, बट एल्बा रोमा को हरा के यूवेंटस अपना दूसरा लीग टाइटल अपने नाम कर लेती है। और 1930s आते आते यूवेंटस अपने आप को एक प्रॉपर फोर्स की तरह एस्टेब्लिश कर लेती है इटालियन फुटबॉल में। अब क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड फैन बेस नहीं था, तो ऑल ओवर इटली से जो है वो सपोर्ट मिल रहा था यूवेंटस को, और उनकी डोमिनेंस का ये सबूत था कि उन्होंने लगातार 5 बार फिर इटालियन लीग टाइटल जीता 1930 से लेके 1935 तक। और यूवेंटस के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो विटोरियो पोजो की इटालियन टीम के कोर टीम का भी एक हिस्सा थे, जिन्होंने 1934 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था। उसमें इंक्लूड थे प्लेयर जैसे रियोमोंदो ऑर्सी, लुइजी बार्टोलिनी, जियोवानी फरारी और लुइस मोंटी। अगर हम एज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 बात करें तो यूवेंटस ने हमको दिए सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस। 27 प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, वो सबसे ज्यादा है किसी एक क्लब से फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले, और वो है यूवेंटस। उसके बाद यूवेंटस फिर से जो है एक नए स्टेडियम में मूव करती है, स्टाडियो कोमुनाले, लेकिन उसके बाद एक डिक्लाइन आता है उनकी लीग फॉर्म में, और 1935 के बाद और मेजॉरिटी ऑफ 1940s वो अपना लीग डोमिनेंस जो है उसको कायम नहीं रख पाते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 1945 में खत्म होती है, उसके बाद जियानी अग्नेली को प्रेसिडेंट बनाया जाता है यूवेंटस का, और फिर 1950 और 1952 में 2 लीग टाइटल्स फिर से यूवेंटस जीतती है। फिर उसके बाद 1958 में फिर से सीरिया जीतती है यूवेंटस, और 1959-60 सीजन यूवेंटस के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, जहां पे वो ना केवल सीरिया जीतते हैं, बट उस सीजन वो कोपा इटालिया भी जीत जाते हैं और अपनी हिस्ट्री में पहला डोमेस्टिक डबल करते हैं। इस पूरे फेज में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं यूवेंटस के लिए, वो होते हैं जियाम पिएरो बोनीपेर्ती, और 1961 में बोनीपेर्ती रिटायर हो जाते हैं, और उस टाइम वो क्लब के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर के तौर पे रिटायर होते हैं, जहां पर उन्होंने 182 गोल स्कोर किए होते हैं यूवेंटस के लिए इन ऑल कॉम्पिटिशंस, और ये रिकॉर्ड कायम रहता है अगले 45 सालों तक। अब 1960s का डेकेड को ज्यादा खास रहता नहीं है यूवेंटस के, सिर्फ एक सीरिया टाइटल वो जीतते हैं यहाँ पे 1966 और 67 में, लेकिन 1970s काफी सक्सेसफुल रहता है उनके लिए। यहाँ पर वो 5 सीरिया टाइटल्स जीतते हैं 1972 में, 73 में, 75 में, 77 और 78 में, जिसमें जो 2 लगातार टाइटल वो जीतते हैं 1976-77 और 77-78 में, वो आते हैं अंडर द लेजेंडरी मैनेजर जियोवानी त्रापातोनी। और 1976-77 में जियोवानी त्रापातोनी पहली यूरोपियन सक्सेस दिलाते हैं यूवेंटस को, जब वो जीतते हैं उनके साथ उस सीजन यूएफा कप, जो आज की तारीख में यूरोपा लीग के नाम से जाना जाता है। और 1970s की जो सक्सेस होती है वो अर्ली पार्ट ऑफ 1980s में भी कैरी करते हैं जियोवानी त्रापातोनी, और 1980 से लेकर 1986 तक 6 सीजन में और 4 सीरिया टाइटल्स वो जिताते हैं यूवेंटस को, और इसी के साथ ही 20 टाइटल्स पूरे हो जाते हैं यूवेंटस के। तो इसका मतलब है कि 2 स्टार जो हैं उनके लग चुके हैं ऑलरेडी 1984 में। इस समय यूवेंटस के जो प्लेयर्स थे वो सुपरस्टार्स की तरह देखे जा रहे थे ऑल राउंड द वर्ल्ड, स्पेशली पाओलो रोसी, जिनको अवार्ड किया गया था यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर से, और 1982 फीफा वर्ल्ड कप में जब इटली चैंपियंस बनी थी उस टूर्नामेंट के भी वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। 1982 में साइन करती है यूवेंटस एक फ्रेंच प्लेयर जिनका नाम होता है मिशेल प्लातीनी, और मिशेल प्लातीनी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हैं कि लगातार 3 साल 1983, 84 और 85 में उनको यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाता है, जो कि आज की तारीख में भी एक रिकॉर्ड है। यूवेंटस पहला क्लब है 2 क्लब्स की लिस्ट में जिनके प्लेयर ने यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है लगातार 4 साल इन अ रो। मिशेल प्लाटीनी ने ही 1985 के यूरोपियन कप फाइनल, जो कि चैंपियंस लीग फाइनल भी आप कह सकते हैं, उसमें उन्होंने गोल स्कोर किया था लिवरपूल के अगेंस्ट, और यूवेंटस को अपना पहला यूरोपियन कप जिताने में मदद की थी। लेकिन ये जो जीत थी काफी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में आई थी, बिकॉज हेजल स्टेडियम डिजास्टर जो है वो हुआ था इस यूरोपियन कप के फाइनल में। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपके स्क्रीन पे ऊपर फ्लैश हो जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं और उस यूरोपियन कप फाइनल के बारे में आप ज्यादा जान सकते हैं। यहीं पे 1983-84 सीजन में यूवेंटस ने कप विनर्स कप भी जीता था। तो 1985 में जब उन्होंने यूएफा कप जीता तो हिस्ट्री में वो पहले यूरोपियन क्लब बने जो उस टाइम तीनों मेजर यूएफा कॉम्पिटिशंस के विनर बन चुके थे। यूएफा कप विनर्स कप और यूरोपियन कप, ये तीनों जो है यूवेंटस ने जीत लिए थे और पहले यूरोपियन क्लब बन गए थे जिन्होंने तीनों मेजर यूएफा कॉम्पिटिशंस जीते थे 1985 में। फिर 1985 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी यूवेंटस ने जीता, जिससे वो पहले क्लब बन गए जिन्होंने सारी 5 पॉसिबल कॉन्फेडरेशन कॉम्पिटिशंस को जीत लिया था। फिर उनका ये अचीवमेंट रीवैलिडेट होता है जब उन्होंने 1999 में यूएफा इंटर टोटो कप भी जीता। फिर 1986 के बाद ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है वो 80s का दशक यूवेंटस के लिए, और उसमें एक मेजर रीजन ये भी था कि डिएगो मैराडोना जो है वो नापोली आ चुके थे
और वहां पे अब नापोली का डोमिनेंस जो है वो शुरू हो चुका था। यहीं पे दोनों मिलान क्लब्स एसी मिलान और इंटर मिलान भी काफी अच्छा कर रहे थे, क्योंकि सिल्वियो बर्लुस्कोनी एसी मिलान के अब ओनर बन चुके थे और उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी एसी मिलान को एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव टीम बनाने के लिए। फिर 1989-90 सीजन सक्सेसफुल रहता है फिर से यूवेंटस के लिए, जहां पर वो कोपा इटालिया और 1990 का यूएफए कप भी जीतते हैं, जहां पे उनके मैनेजर होते हैं द लेजेंडरी डीनो ज़ॉफ। फिर 1990 में यूवेंटस फिर से अपना होम चेंज करते हैं और स्टाडियो डेले एलपी में वो मूव कर जाते हैं, जिसको 1990 फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया था। फिर 1990 की शुरुआत में यूवेंटस फियोरेंटीना से लेके आती है स्टार फुटबॉलर रॉबर्टो बाजियो को, और जो कि उस समय होती है वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फी। जैसे आज हम जानते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फी नेमार के लिए द मोस्ट एक्सपेंसिव फुटबॉलर कितनी थी, 222 मिलियन के आसपास थी नेमार की जो ट्रांसफर फी थी। ये रॉबर्टो बाजियो को लाया गया था 8 मिलियन पाउंड्स की ट्रांसफर फी पे, जो उस समय 1990 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फी। तो आप देख सकते हैं कि हम कहां से कहां आ चुके हैं फुटबॉलर्स को खरीदने के मामले में। लेकिन रॉबर्टो बाजियो के आने के बावजूद अर्ली 90s ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है यूवेंटस के लिए। त्रापातोनी चले जाते हैं, लुइजी माइफ्रेदी आते हैं, उनके बाद फिर से त्रापातोनी को अपॉइंट किया जाता है और वो 1993 में उनको फिर से यूएफए कप का चैंपियन बना देते। उसके बाद 1994 में मार्सेलो लिप्पी को अपॉइंट किया जाता है एज द न्यू यूवेंटस मैनेजर, और 1986 के बाद यानी 9 साल के इंतजार के बाद पहला सीरिया टाइटल जो होता है ये यूवेंटस फिर से जीतती है। और सीरिया के साथ साथ 1994-95 सीजन में कोपा इटालिया भी यूवेंटस जीतती है। तो फिर से यूवेंटस यहाँ पे डोमेस्टिक डबल अचीव करती है मार्सेलो लिप्पी के पहले ही सीजन में। इस समय यूवेंटस ने कुछ ऐसे प्लेयर्स की टीम बना दी थी जैसे चीरो फरेरा, रोबर्टो बाजियो, जियानलुका वियाली और एक बहुत ही यंग एलेसांद्रो डेल पिएरो। फिर उसके बाद 1995-96 सीजन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है यूवेंटस के लिए, जब वो 1996 के यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल में आयैक्स को पेनल्टी शूटआउट में हरा के अपना सेकंड यूरोपियन कप अपने नाम कर लेते हैं, जहां पे फाब्रिजियो और रावानेली स्कोर करते हैं यूवेंटस के लिए फाइनल में। लेकिन अपनी यूरोपियन सक्सेस पे रेस्ट नहीं करती है यूवेंटस, और उनको लगता है कि हमको टीम और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हेंस यहां पर और 3 प्लेयर्स को लाया जाता है क्लब में, जिनमें शामिल होते हैं फिलिपो इंजागी, एडगर डाविड्स, और बोर्डो से साइन किया जाता है एक प्लेयर को जिनका नाम होता है जिनेडिन जिडान। उसके बाद लगातार 2 सीरिया वो फिर से जीतते हैं 97 और 98 में। 1996 का यूएफए सुपर कप भी यूवेंटस जीतती है, और उसके साथ साथ 1996 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी वो जीत जाते हैं। 1997 और 1998 के लगातार 2 फाइनल्स में पहुंचती है यूवेंटस, लेकिन 97 में उनको डॉर्टमंड हरा देती है और 98 के फाइनल में उनको रियल मैड्रिड से हार का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर लगातार यूवेंटस सीरिया भी जीत रही है, चैंपियंस लीग भी उन्होंने एक जीत ली है, और चैंपियंस लीग के फाइनल्स में भी वो कंसेक्यूटिवली पहुंच रहे हैं, लेकिन अनलकी रहते हैं कि वहां पर लगातार 2 फाइनल्स में उनको हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद 1999 में मार्सेलो लिप्पी छोड़ के चले जाते हैं यूवेंटस को, और यूवेंटस हायर करती है कार्लो एंचेलोटी को एज देयर मैनेजर, जहां पे उनका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल स्टिंट नहीं रहता यूवेंटस के साथ। वो बस एक इंटर टोटो कप जीतते हैं 99 में, लेकिन उसके अलावा और कोई वो मेजर ट्रॉफी नहीं जिता पाते यूवेंटस को। तो यूवेंटस उनको सैक कर देती है और 2001 में फिर से वापसी होती है मार्सेलो लिप्पी की। और यहाँ पे और भी बहुत सारे बड़े नामों को लेके आया जाता है यूवेंटस में, जैसे डाविड ट्रेजेगे, पावेल नेडवेड, लिलियन थुरम, और एक यंग गोलकीपर जिनकी काफी ज्यादा बातें हो रही हैं, जिनका नाम होता है जियान लुइजी बुफोन। आते ही मार्सेलो लिप्पी 2001-2002 सीजन का सीरिया फिर से जिता देते हैं यूवेंटस को, और अगले साल 2002-2003 में फिर से यूवेंटस एक और लीग टाइटल जीतती है। 2003 में यूवेंटस फिर से चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचती है, लेकिन वहां पर फिर से उनको हार का सामना करता है पेनल्टी शूटआउट में कार्लो एंचेलोटी के एसी मिलान के अगेंस्ट। नॉर्मल टाइम और एक्स्ट्रा टाइम के बाद 0-0 फिनिश होता है मैच, और पेनल्टी शूटआउट में एसी मिलान यूवेंटस को हरा देती है। तो यहाँ पे तीसरा चैंपियंस लीग फाइनल जो यूवेंटस पहुंची है पिछले कुछ सालों में, तीनों चैंपियंस लीग फाइनल वो हार जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 2003 का जो चैंपियंस लीग फाइनल है वो यूवेंटस और एसी मिलान में हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि इटालियन फुटबॉल कितनी ज्यादा डोमिनेंट है। और इटालियन फुटबॉल की कोई भी टीम हो, सारी ही बहुत बेहतरीन टीम थी, और लेट 90s और अर्ली 2000s तो बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट करती थी इटालियन टीम्स। फिर इस चैंपियंस लीग फाइनल के बाद मार्सेलो लिप्पी को इटालियन फुटबॉल टीम का मैनेजर बना दिया जाता है, जहां पे वो इटली के साथ 2006 फीफा वर्ल्ड कप भी जीतते हैं, और मार्सेलो लिप्पी छोड़ते हैं यूवेंटस को एज द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर इन द क्लब्स हिस्ट्री। अब 2004 आ चुका है, यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है यूवेंटस के साथ जो शायद हमेशा के लिए उनकी हिस्ट्री पर एक ब्लैक स्पॉट की तरह बनकर रहेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे काल्चियोपोली स्कैंडल की। अब देखिए काल्चियोपोली स्कैंडल क्या था, यहाँ पर मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बिकॉज काल्चियोपोली स्कैंडल पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स जो हैं उन पे बात होगी। बट बेसिकली काल्चियोपोली स्कैंडल क्या था, तो यूवेंटस के जो इस समय डायरेक्टर थे लुचियानो मोजी, वो गिल्टी पाया गया जब उनका फोन टैप किया गया
कि वो बात कर रहे थे रेफरी की ऑर्गेनाइजेशन से कि यूवेंटस के मैचेस में जो है वो फेवरेबल रेफरीज दिए जाएं, जिससे डिसीजंस जो है मैचेस में वो उनके फेवर में आए, और इसके लिए उनको गिल्टी पाया गया था। तो इसको अगर आपको डिटेल में जानना है कि पूरे स्कैंडल में क्या हुआ था, कैसे ये लोग पकड़े गए, कौन कौन से मैचेस में आपको विजिबली दिख रहा था कि इस चीज का फायदा उठाया यूवेंटस ने, तो एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे बैड स्पोर्ट के नाम से, उस पे एक पूरा एपिसोड डेडिकेटेड है काल्चियोपोली स्कैंडल पे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो जरूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पे 2004, 5 और 5-6 सीजन में इटालियन सीरिया जरूर जीतती है यूवेंटस, लेकिन काल्चियोपोली स्कैंडल में उनको गिल्टी पाने के बाद उनसे छीन लिए जाते हैं ये टाइटल्स। अब 2005-6 टाइटल जो है काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि यूवेंटस को काल्चियोपोली स्कैंडल में गिल्टी पाया गया था, तो उनको स्ट्रिप कर दिया इस टाइटल से, और फिर इंटर मिलान को चैंपियंस घोषित कर दिया गया था। लेकिन बाद में इंटर मिलान को भी गिल्टी पाया गया था कुछ काउंट्स पे, लेकिन फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया गया कि इंटर मिलान का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उनको इवेंचुअली 2005-2006 सीजन का विनर घोषित कर दिया गया। लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव इशू है ये आज भी। तो जब यूवेंटस को रेलीगेट किया गया सीरी बी में, तो उनके बहुत सारे प्लेयर्स छोड़ के चले गए क्लब। उसमें शामिल थे जैसे ज़्लातन इब्राहिमोविच, एमरसन, पैट्रिक विएरा। लेकिन वहीं पर ही बहुत सारे प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि वो यूवेंटस के साथ रुकेंगे और उनकी मदद करेंगे सीरी बी से सीरी आ में उनको प्रमोट करने के लिए। उनमें शामिल थे प्लेयर्स जैसे फाबियो कैनेवारो, जान लूका ज़ेम्ब्रोटा, जॉर्जियो किएलिनी, डेल पिएरो, बुफॉन, ट्रेज़ेगेट, नेडविड वगैरह, ये सब रुक गए यूवेंटस के साथ, और उन्होंने डिसाइड किया कि सीरी बी में खेलेंगे एक सीजन और प्रमोट कराएंगे और यूवेंटस को वापस से सीरी आ में लेके आएंगे। यहीं पे हमने देखा यंगस्टर्स जैसे सुबास्टियन जियोविंको और क्लाउडियो मर्किसियो को भी इंटीग्रेट किया गया था। जैसे सीरी आ को स्कुदेती बोलते हैं, ऐसे सीरी बी को कदेती बोलते हैं। तो कदेती टाइटल जीता सीरी बी चैंपियनशिप यूवेंटस ने, और उसके कारण वो सीरी आ में फिर से प्रमोट हो गए नेक्स्ट सीजन। अब 2010 तक भी काल्चियोपोली स्कैंडल की रूलिंग्स आ रही थी, और कई क्लब्स को जैसे इंटर मिलान, लिवोर्नो और एसी मिलान को इम्प्लीकेट किया गया, क्योंकि वो लायबल पाए गए आर्टिकल 6 के वायोलेशन में 2011 की पलाज़ी रिपोर्ट के। यूवेंटस ने डिसाइड किया कि जो 2006 सीरिया टाइटल से उनको स्ट्रिप किया गया था, और जो 2005 का टाइटल अभी भी नॉन असाइंड है, उसको चैलेंज किया जाए, और काल्चियोपोली स्कैंडल की फाइनल रूलिंग क्या आती है उसका वेट किया जाए। अब लुचियानो मोजी पे जो क्रिमिनल कन्विक्शन चल रही थी, उसको पार्शियली राइट ऑफ कर दिया इटालियन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में। तो फिर यूवेंटस ने FIGC, जो कि इटालियन फुटबॉल फेडरेशन की बॉडी है, उनको सू किया 443 मिलियन यूरोस के लिए, उस डैमेज के लिए जो उनको हुआ था 2006 के रेलीगेशन के बाद। तो उस समय जो FIGC के प्रेसिडेंट थे कार्लो तवेचियो, उन्होंने ऑफर किया कि हम आपका टाइटल जो है उसको रीइंस्टेट कर देते हैं, आप अपना जो केस है उसको वापस ले लीजिए। लेकिन सितंबर 2015 में फिर फाइनल रूलिंग आती है इस केस की, जिसमें कंफर्म किया कि लुचियानो मोजी एक्टिवली इन्वॉल्व थे फेवरेबल रेफरी सेलेक्ट करने में यूवेंटस के लिए, और एक्चुअली में ये एक स्पोर्टिंग फ्रॉड है। और सेम रूलिंग जो है नेपल्स कोर्ट ने भी दी थी 2012 में। फिर से अपील करते रहे लुचियानो मोजी और एल्फ्रेडो जिरार्डो, जो उस समय CEO थे यूवेंटस के, लेकिन जब उनकी अपील्स एग्जॉस्ट हो गई इटालियन कोर्ट्स में, तो फिर वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में गए मार्च 2020 में, जहां पर सितंबर 2021 में जिरार्डो की तो एक्सेप्ट कर ली गई अपील, लेकिन वहीं पर जब यूवेंटस नई अपील्स पेश कर रही थी, उनको सबको खारिज कर दिया गया और उनको इनएडमिसिबल डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब चलते हैं हम वापस यूवेंटस की वापसी पे सीरिया में। तो 2007-8 सीजन में जब यूवेंटस की वापसी हुई सीरिया में, तो क्लाउडियो रेनियरी को वहां पर उनका मैनेजर अपॉइंट किया गया, और अपने पहले कमबैक सीजन में 3rd प्लेस पे फिनिश किया यूवेंटस ने। अब 2008 से लेकर 2011 तक का जो टाइम था कुछ ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं यूवेंटस के लिए। इसमें मैनेजरियल चेंजेस देखने को मिले, बहुत ही अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस थी। अगर हम सीरिया में भी बात करें, 2010 में जो पहला काम करती है यूवेंटस की बोर्ड, वो जॉन क्लॉड ब्लॉन्क को हटा देते हैं और एंड्रिया इग्नेली को इलेक्ट किया जाता है एज क्लब्स प्रेसिडेंट। यहाँ पे एंड्रिया इग्नेली बहुत सारे चेंजेस करती है, इंक्लूडिंग नया डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट अपॉइंट किया जाता है, एलिसियो सेको और जिसेपे मारोता जैसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है बैकरूम स्टाफ में, और सैम्पडोरिया से मैनेजर हायर किए जाते हैं लुइजी डेलनेरी। बट डेलनेरी भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं 2010-11 सीजन में यूवेंटस के साथ। इस सीजन यूवेंटस 7th फिनिश करती है सीरिया में, और उनको सैक करके फैन फेवरेट एंटोनियो कॉन्टे को लाया जाता है 2011-12 सीजन की शुरुआत में एज द न्यू यूवेंटस मैनेजर, जिन्होंने अभी अभी सिएना के साथ प्रमोशन अचीव किया है। इसके बाद सितंबर 2011 में यूवेंटस फिर से नए स्टेडियम में आते हैं, जिसका नाम होता है यूवेंटस स्टेडियम, जिसको 2017 से आलियांज स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है।
और जो कि यूवेंटस का इस समय करंट होम है। तो एंटोनियो कॉन्टे के आने के बाद काया पलट जाती है यूवेंटस की, और जिस मुकाम पे हमने यूवेंटस को देखा था पहले, फिर से वो यूवेंटस को उस मुकाम पे ले आते हैं। लगातार 3 स्कुडेटो टाइटल्स जीतते हैं वो यूवेंटस के साथ, जहां पर 2011-12 सीरिया सीजन तो अनबीटन जाती है यूवेंटस, एक भी मैच नहीं हारते वो उस सीरिया सीजन में। उसके बाद 2014-15 सीजन की शुरुआत में मसिमिलियानो अलेग्री को अपॉइंट किया जाता है एज द न्यू यूवेंटस मैनेजर, और वो सीजन भी उनके लिए सक्सेसफुल रहता है। सीरिया टाइटल वो जीत जाते हैं, उसके अलावा कोपा इटालिया भी वो जीत जाते हैं, और वो ट्रेवल चेस कर रहे होते हैं उस सीजन। और 2015 के चैंपियंस लीग फाइनल में उनका सामना होता है बार्सिलोना के साथ, जहां पर बार्सिलोना भी एक ट्रेवल चेस कर रही थी लुइस एनरिके के अंडर, और वो मैजिकल एमएसएन पार्टनरशिप हमको देखने को मिली थी बार्सिलोना की तरफ से मेसी, सुआरेज और नेमार की। तो फिर से अनफॉर्चुनेटली यूवेंटस को एक चैंपियंस लीग फाइनल में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल यूवेंटस के लिए काफी सक्सेसफुल रहता है वो सीजन। मैक्स एलेग्री का स्टिंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहता है यूवेंटस के साथ, जहां पर वो उनको लगातार 5 सीरिया टाइटल्स जिताते हैं 2014-15 से लेके 2018-19 तक। इसी बीच हम देखते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी अराइवल हो चुका है रियल मैड्रिड से यूवेंटस में। मैक्स एलेग्री 5 सीरिया टाइटल्स के अलावा 4 कोपा इटालिया भी जिताते हैं यूवेंटस 2014-15 से लेके 2017-18 तक। उसके अलावा 2017 का फाइनल भी यूवेंटस खेलती है, 3 साल में दूसरा फाइनल होता है यूवेंटस का। इस बार उनको हार का सामना करना पड़ता है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जहां पर रियल मैड्रिड एक काफी रिजाउंडिंग स्कोर लाइन से यूवेंटस को फाइनल में हरा देती है। 2019-20 सीजन की शुरुआत में मॉरित्जियो सारी को बनाया जाता है मैनेजर यूवेंटस का मैक्स एलेग्री के डिपार्चर के बाद, और वो भी यूवेंटस के साथ एक लीग टाइटल जीत जाते हैं। और यहां पर अब 9 लगातार लीग टाइटल्स जीत चुकी है यूवेंटस। लेकिन चैंपियंस लीग में सारी के अंडर यूवेंटस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, तो उनको सैक कर दिया जाता है, और उनके बाद मैनेजर बनाया जाता है क्लब लेजेंड आंद्रे पिर्लो को, जहां पर वो यूवेंटस के साथ लीग में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन कोपा इटालिया जीतते हैं 2020-21 सीजन का, और सुपर कोपा इटालिया में भी 2020 में जीत दर्ज करती है यूवेंटस आंद्रे पिर्लो की मैनेजरशिप के अंडर। उसके बाद आंद्रे पिर्लो को फिर से सैक कर दिया जाता है और वापसी होती है मैक्स एलेग्री की यूवेंटस में। 2022-23 सीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है यूवेंटस के लिए। सीरिया में वो 7th फिनिश करते हैं, और चैंपियंस लीग की ग्रुप स्टेजेस में सिर्फ 3 पॉइंट हासिल करते हैं, अपनी हिस्ट्री में लोएस्ट। यूवेंटस उस सीजन का यूरोपा लीग खेलती है, और सेमीफाइनल में उनको सिविया से हार का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण पूरा यूवेंटस का बोर्ड रिजाइन कर देता है, जहां पे प्रेसिडेंट आंद्रे एग्नेली, वाइस प्रेसिडेंट पावेल नेडवेड और सीईओ मॉरित्जियो अरिवाबेने, ये तीनों लोग रिजाइन कर देते हैं, और आंद्रे एग्नेली रिजाइन करते हैं एज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट इन यूवेंटस हिस्ट्री। यहां पर इस सीजन एक और झटका लगता है यूवेंटस को, जब उनको 15 पॉइंट्स का डिडक्शन दिया जाता है। उनको गिल्टी पाया जाता है कैपिटल गेन्स वायलेशन का, जिससे एक बहुत भयंकर आउटरेज देखने को मिलता है फैंस में, और वो थ्रेटन करते हैं कि हम अपने स्काई स्पोर्ट्स और डज़ोन के जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको कैंसिल कर देंगे। इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया जाता है 20 अप्रैल 2023 को, लेकिन फिर से 22 मई को जो है इस 15 पॉइंट की डिडक्शन को 10 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और 10 पॉइंट की पेनल्टी यहां पर यूवेंटस को लगती है, जिसका मतलब होता है कि वो इवेंचुअली 7th फिनिश करते हैं सीरिया लीग टेबल में। अगर हम यूवेंटस की टोटल ट्रॉफीज वन की बात करें तो उन्होंने 36 सीरिया टाइटल्स जीते हैं, एक सीरी बी टाइटल भी जीता है, 14 टाइम्स कोपा इटालिया चैंपियंस हैं, 9 टाइम्स सुपर कोपा इटालियाना जीता है उन्होंने, 2 यूएफा चैंपियंस लीग्स, 1 यूएफा कप विनर्स कप, 3 यूरोपा लीग, 2 यूरोपियन सुपर कप, 1 इंटर टोटो कप और 2 इंटर कॉन्टिनेंटल कप। तो ये यूवेंटस की पूरी हिस्ट्री है कि किस तरीके से क्लब की फॉर्मेशन हुई, कैसे वो सक्सेसफुल थे, किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, किस तरीके से वो रेलीगेट हो गए थे, लेकिन उनका कमबैक उतना ही स्ट्रांग था, जहां पर उन्होंने 9 लीग टाइटल्स लगातार जीते, जो अभी तक इटालियन फुटबॉल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ आपकी यादें हैं या आपको लगता है कुछ मैंने मिस कर दिया हो, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और जो भी यूवेंटस फैंस हैं, उनकी क्या फेवरेट मेमोरी है इस क्लब को लेके, व्हाट डज यूवेंटस मीन टू यू, वो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। होपफुली नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ द क्लब एपिसोड मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा ये एफर्ट हमारा। मिलते हैं जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड फोर्जा यूवे।